नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। और जो लोग अच्छे नहीं हैं वह सबसे पहले अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, उसके बाद अपने पढ़ाई का ख्याल रखें। तो साथियों, आज हम लोग बात करने वाले हैं साउथ ईस्ट एशिया के बारे में। और चूंकि हम लोग इस चैनल पे हिस्ट्री पढ़ते हैं, इसलिए हम लोग बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ साउथ ईस्ट एशिया के बारे में। तो देखिए, यदि हम लोग किसी भी कंट्री का, किसी भी कास्ट का, किसी भी सोसाइटी का या किसी भी क्लास का, किसी भी रीजन का यदि हम लोग हिस्ट्री पढ़ना चाहें, तो यदि हम लोग डायरेक्ट किसी खास पीरियड का हिस्ट्री पढ़ते हैं, जैसे मान लो कि आप इंडियन हिस्ट्री में डायरेक्ट आप ये पढ़ रहे हो इंडिया इन 20th सेंचुरी, तो आपको बहुत तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आप पीछे के इतिहास को, पीछे के बैकग्राउंड को नहीं जानते हैं कि कैसे कैसे इंडियन सोसाइटी में बदलाव आए हैं। इसीलिए आप जब कहीं का भी इतिहास पढ़ें तो सबसे पहले उसको शुरू से पढ़ें, उसका एंशिएंट फेज क्या रहा है, उसका मीडिवल फेज क्या रहा, एक बेसिक स्ट्रक्चर आपके दिमाग में होना ही चाहिए। तभी आप जो है जाकर के कोरिलेट कर पाएंगे या फिर आप समझ पाएंगे। तो उसी क्रम में यदि हम लोग हिस्ट्री ऑफ साउथ ईस्ट एशिया की बात करें, तो हम लोग इसमें डायरेक्ट 20th सेंचुरी के बारे में नहीं पढ़ करके उसे शुरू से लेकर के 20th सेंचुरी तक क्या क्या कंडीशन रहे हैं और किस तरह से हिस्ट्री ऑफ साउथ ईस्ट एशिया बदला है, उसके बारे में इस लेक्चर में बात करेंगे। मेरा नाम अमृत है और मैं हिस्ट्री में अभी पीएचडी कर रहा हूँ। और हमने यूजीसी नेट क्वालिफाई किया है 3 डिफरेंट सब्जेक्ट में, हिस्ट्री में, इंडियन कल्चर में और बुद्धिस्ट स्टडीज़ में। तो चलिए फिर हम लोग बात आज अभी से शुरू करते हैं। देखिए, साउथ ईस्ट एशिया यदि टर्म की हम लोग बात करें सबसे पहले, तो यह टर्म कब चल करके आ रहा है। यह 1839 में पहली बार एक अमेरिकन एडुकेटर और बैप्टिस्ट मिनिस्टर जिसका नाम है हार्वर्ड मैल्कम, आप साइड में इनका फ़ोटो यहाँ पे देख सकते हैं, इन्होंने अपनी किताब में, किताब का नाम है ट्रेवल्स इन साउथ ईस्टर्न एशिया, इस किताब में इन्होंने पहली बार जो है साउथ ईस्ट एशिया टर्म का प्रयोग किया है। और 1839, यदि आप वर्ल्ड हिस्ट्री में इसे कनेक्ट करके देखेंगे या फिर आप इंडियन हिस्ट्री में भी यदि इस डेट को सर्च करके देखें, तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेट है साथियों। आप आइए, आपके लिए सवाल छोड़ता हूँ, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। तो देखिए, इन्होंने ये जब घूमने के लिए आया साउथ ईस्ट एशिया, तो इन्होंने एक किताब लिखा ट्रेवल्स इन साउथ ईस्टर्न एशिया, बट ही यूज दिस टर्म फॉर ओनली मेनलैंड एरिया। अब सवाल आता है कि मेनलैंड एरिया का क्या मतलब है। तो यदि हम लोग पूरे साउथ ईस्ट एशिया की बात करें, तो आप देखेंगे कि पूरा जो दक्षिण पूर्व एशिया है वो मूल तौर पे 2 हिस्सों में बटा हुआ है। आप यहाँ से देख सकते हैं, एक हिस्सा यह है, इधर का हिस्सा है, और एक हिस्सा इधर का हिस्सा है। तो एक हिस्से को कहते हैं मैरी टाइम कंट्रीज, जैसे कि ये किनारे वाले, जो ये सागर के किनारे वाले, हालांकि सभी सागर के किनारे ही हैं, लेकिन इन सभी को जो है मैरी टाइम कंट्रीज़ कहा जाता है। और इधर जो आप देख रहे हो, इन्हें मेन लैंड एरिया कहा जाता है। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर मेनलैंड कंट्रीज़। तो यदि मैरीटाइम कंट्रीज़ की बात करें, तो इसमें मूल तौर पे इंडोनेशिया, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो, सिंगापुर है, मलेशिया है, ब्रुनेई है, फिलीपींस है, और ईस्ट तिमोर को भी इसमें काउंट किया जाता है। और कई सारे किताबों में आपको न्यू पापिया गिनी को भी मेंशन किया हुआ मिलेगा, इसलिए हमने इसे भी यहाँ पर मेंशन कर दिया है। ऐसे मूल तौर पे 10 कंट्रीज़ यहाँ पर हैं। यदि मेनलैंड कंट्रीज़ की बात करें, तो ये बर्मा है सबसे पहले नंबर पे, थाईलैंड है, लाओस है, कंबोडिया है, और यह वियतनाम है। यानी इधर टोटल 5 कंट्रीज़ हैं और इधर टोटल 5 कंट्रीज़ हैं। टोटल 10 कंट्री हैं, लेकिन हमने इसमें 12 कंट्री को लिखा है। मतलब कुछ किताबों में आपको 2 डिफरेंट कंट्रीज़ भी मिल सकते हैं या उनका एक्स्ट्रा नाम भी जुड़ा हुआ मिल सकता है, इसलिए आप इसमें कन्फ्यूज़न में नहीं जाना है। अब देखिए, जो हॉवर्ड मैल्कॉम है, जो यहाँ पर हमने पढ़ा अभी, हॉवर्ड मैल्कॉम, इन्होंने जो ट्रैवल किया साउथ ईस्ट एशिया में, वो मूल तौर पे इन 5 कंट्रीज़ में घूमे थे। और इन्हीं 5 कंट्रीज़ के लिए इन्होंने साउथ ईस्ट एशिया टर्म का प्रयोग किया है अपनी पुस्तक ट्रेवल्स इन साउथ ईस्टर्न एशिया में।
यदि हम लोग आगे बात करें तो देखिए यहाँ पर ये एक और मैप है जिसके माध्यम से आप समझ सकते हैं। ये जो रीजन है इसे इंसुलर रीजन कहा गया है और ये जो ऊपर का रीजन है ये मेनलैंड रीजन कहा गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो मैप के माध्यम से, यहाँ पे कंबोडिया, ये वियतनाम का हिस्सा है। यहीं पे आप देखोगे ये वियतनाम की राजधानी जो उत्तरी वियतनाम में हनोई है, लाओस यहाँ पे देख सकते हो, बर्मा है। उसी तरह से आप नीचे में जो है अभी ऊपर में हम लोग जो जो कंट्रीज़ पढ़े हैं वो सारा जो देखेंगे आप कि इंसुलर रीजन में वो सब शामिल हैं। यदि हम लोग बात करें कि यार साउथ ईस्ट एशिया में इतने सारे कंट्रीज़ हैं तो क्या साउथ ईस्ट एशिया का इतिहास एक जैसा होगा? क्योंकि हम लोग टर्म एक साथ प्रयोग कर रहे हैं, तो जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। क्योंकि अभी अभी हम लोगों ने डिवाइड भी किया है कि एक जोग्राफिकल रीजन की वजह से या फिर लैंड की रीजन की वजह से हमने साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ को मूल तौर पे दो हिस्सों में बांटा है। यानी कि इसमें जितने भी कंट्रीज़ हैं उनका अपना अलग जोग्राफ़ी होगा, और जब वहाँ की जोग्राफ़ी अलग होगी तो वहाँ की इकोनॉमी भी अलग होगी, वहाँ का कल्चर भी अलग होगा, वहाँ का लोगों का खान पान, रहन सहन, वेशभूषा भी अलग होगा। ये आम तौर पे जोग्राफ़ी इस चीज़ को डिसाइड कर सकता है। उसी तरह से प्रत्येक कंट्री का अपना अलग अलग इतिहास होता है, तो उसके हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस भी अलग अलग होंगे। कल्चरल डाइवर्सिटी भी होगी, इथनिक डाइवर्सिटी भी होगी, पॉलिटिक्स भी अलग अलग होगा। पॉलिटिक्स का मतलब यह है पॉलिटिकल हिस्ट्री, आप इसको आसान भाषा में समझिए, या फिर वहाँ की जो राजनीतिक व्यवस्था रही है वो अलग अलग तरह की व्यवस्थाएं रही है। पूरे दक्षिण पूर्व एशिया के कंट्रीज़ में, देशों में एक जैसी पॉलिटिकल सिस्टम कभी नहीं रही। डेमोग्राफी डिविडेंड जो है यहाँ का अलग अलग है। तो यानी कि सभी कंट्रीज़ के पास अपने अपने स्पेशलिटीज़ हैं, अपने अपने डिफरेंसेस हैं। यानी कि प्रत्येक कंट्री के हिस्ट्री को हमको अलग अलग कर करके पढ़ना होगा। लेकिन एक जो बेसिक आउटलाइन है वो आपके दिमाग में साउथ ईस्ट एशिया को लेकर के होना चाहिए। अब हमारे सिलेबस का हिस्सा जो है जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, एक नंबर पे माइग्रेशन है, माइग्रेशन भी पढ़ेंगे हम लोग। मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है जिसमें मेकिंग ऑफ न्यू आइडेंटिटीज़ है, जिसमें पीजेंट रेजिस्टेंस पढ़ना है हमें, वियतनामीज रिवॉल्यूशन पढ़ना है, इंडोनेशियन रिवॉल्यूशन पढ़ेंगे, और इमरजेंस ऑफ मॉडर्न नेशन जिसमें हम लोग यूनियन ऑफ बर्मा, सुकर्णो का जो एरा रहा है इंडोनेशिया में, और कंबोडिया अंडर सिहोनॉक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अभी जो हम लोग बात करेंगे, ब्रीफ आउटलाइन करने वाले हैं साउथ ईस्ट एशियन हिस्ट्री के बारे में। तो देखिए, यदि हम लोग यहाँ के हिस्ट्री की बात करें तो इसको 8 हिस्सों में हम लोग बांट करके पढ़ सकते हैं। पहले नंबर पे प्री हिस्टोरिक एरा होगा साउथ ईस्ट एशिया का, जो कि 40,000 BC से लेकर आप 500 BC तक इसको कनेक्ट कर सकते हैं, इसको रख सकते हैं। अर्ली किंगडम और सिविलाइजेशन का फेज है दूसरे नंबर पे, 500 BC से लेके 600 CE तक। क्लासिकल एरा एंड राइज ऑफ एम्पायर्स का फेज है 600 CE से लेके 1300 CE तक। उसके बाद कॉलोनियल एनकाउंटर्स एंड यूरोपियन इन्फ्लुएंस, यह 1500 से लेकर के 1800 CE का फेज है। उसके बाद है 19th सेंचुरी जिसमें कंसोलिडेशन ऑफ कॉलोनियल रूल है। 20th सेंचुरी जिसमें नेशनलिज्म एंड इंडिपेंडेंस मूवमेंट पढ़ना है हमें 1900 से 1945 तक। कोल्ड वॉर एरा है और रीजनल कॉन्फ्लिक्ट है, ये 1945 से 1990 तक है। और पोस्ट कोल्ड वॉर डेवलपमेंट्स एंड इकोनॉमिक ग्रोथ 1990 से लेकर के 2000 तक। तो यदि बिगनिंग से लेकर के 2000 AD तक साउथ ईस्ट एशिया का हिस्ट्री हमें समझना हो तो हम इसको ऐसे 8 हिस्सों में बांट करके समझ सकते हैं। तो देखिए, यदि पहले नंबर पे बात करें साउथ ईस्ट एशिया का प्री हिस्टोरिक टाइम की बात करें तो यह टाइमिंग हमने यहाँ पर पहले ही नोट डाउन कर दिया है। यहाँ पे आप देखेंगे कि जैसे हम लोग ह्यूमन हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन पढ़ेंगे तो उसमें रामापिथेकस है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस है, होमो इरेक्टस है, निएंडरथाल है, ऐसे 5 हैं। तो यहाँ पर से जो है साउथ ईस्ट एशिया से होमो इरेक्टस का साक्ष्य हमें मिला है जावा से, इंडोनेशिया में जो जावा द्वीप है वहाँ से। और यह माना जाता है कि लगभग 1.5 मिलियन ईयर्स अगो, मतलब उसका टाइम है जो हमें होमो इरेक्टस का साक्ष्य मिला है उसका। और वहीं से होमो सेपियंस का भी हमें साक्ष्य मिला जो कि हम लोग हैं आधुनिक मानव, वो 1400 BC का साक्ष्य है। यानी कि 40,000 BC, 40,000 वर्ष पूर्व अभी का जो आधुनिक मानव है उसका साक्ष्य हमें प्राप्त होता है कहाँ से? इंडोनेशिया में स्थित जावा
प्रांत से या जावा द्वीप से। उसके अलावा यदि आप बात करें तो 2000 बीसी के आसपास जो है वहाँ से एग्रीकल्चर का साक्ष्य मिला है, और वह जो एरिया है वो मेकोंग डेल्टा रीजन है। इस रीजन से जो है हमें एग्रीकल्चर का साक्ष्य मिला है। उसके अलावा वहाँ पर वानचियांग साइट, वानचियांग स्थल है थाईलैंड में, वहाँ से बहुत सारे आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स हमें मिले हैं, और जो बताता है कि सोफिस्टिकेटेड मेटलर्जी और एग्रीकल्चरल जो भी चीज़ें हैं वो वहाँ पर मौजूद थीं। और जब हम उसे डेट के हिसाब से आर्कियोलॉजी में जब हम उसका डेटिंग करते हैं तो वह पता चलता है कि लगभग 2100 ईसा पूर्व का है। ठीक है। दूसरे नंबर पे यदि बात करें, आप यहाँ पे देख सकते हो स्टेजेस ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन, और हमने यहाँ पे बताया कि होमो इरेक्टस का साक्ष्य मिला है कहाँ से, जावा द्वीप से 40,000 बीसी में। पहले नंबर पे यहाँ पे देख सकते हो फिलोपिथेकस है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस है, होमो हैबिलस है, होमो इरेक्टस है, निएंडरथाल है और होमो सैपियंस है, जो अभी का आधुनिक मानव है। जो अब होमो इरेक्टस जो टर्म है वो देख रहे हो कि यहाँ पर मनुष्य जो है पहली बार पूरी तरह से खड़ा होने, मतलब खड़ा होने की शुरुआत कर देता है। इरेक्टस, इरेक्ट टर्म का मतलब ही है खड़ा होना, इसीलिए इसका नाम जो है, इस मानव प्रजाति का नाम है होमो इरेक्टस। अब इसमें आगे बात करें दूसरे नंबर पे, यदि साउथ ईस्ट एशिया के दूसरे पीरियड की बात करें तो दूसरा फेज वहाँ पे अर्ली किंगडम एंड सिविलाइजेशन का फेज 500 बीसी से लेकर के 600 सीई तक। अब देखोगे इसी समय यदि आप इंडियन हिस्ट्री को कनेक्ट करके देखें, देखिए यदि आप साउथ ईस्ट एशिया के हिस्ट्री को पढ़ना चाहते हैं और आपके पास यदि इंडियन हिस्ट्री का बेसिक समझ है तब आप इसको बहुत आसानी से समझ सकते हो। किंगडम का फेज आया और अर्ली सिविलाइजेशन का फेज आया है 500 बीसी से लेकर के 600 एडी तक, सीई मतलब यहाँ एडी तक। इसमें देखेंगे कि इंडियन इन्फ्लुएंस हमें पहली बार देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे यहाँ भी बुद्धिज़्म चल करके आ गया है, जैनिज़्म चल करके आ गया है, आजीवक संप्रदाय आ गया है, और हिंदू रिलीजन का भी, जिसको सनातन रिलीजन आप कह सकते हो उस टाइम फ्रेम के हिसाब से, ये सारे एलिमेंट्स हमारे समाज में पहुँच चुके हैं। अब इसीलिए हमने पहले ही कहा कि साउथ ईस्ट एशिया में यदि किसी तरह का कोई कल्चरल इन्फ्लुएंस या पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होगा तो ज़्यादा संभावना यही होगी कि या तो वह भारत से प्रभावित होगा या फिर चाइना से होगा, मूल तौर पे ये दो। नहीं तो फिर आगे चल करके, मतलब 20वीं सेंचुरी में जब चल करके आएंगे तो साउथ ईस्ट एशियन हिस्ट्री जो है या पॉलिटी मूल तौर पे या तो वेस्टर्न जो कॉलोनियल पावर है उनसे इन्फ्लुएंस होता है या फिर सोवियत रशिया के पावर से इन्फ्लुएंस होता है, और आप चाइना को भी इसमें काउंट कर सकते हो। तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे इंडियन कल्चर का जो है स्प्रेड हुआ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में, और हिंदुज़म एंड बुद्धिज़्म का स्पेशली, और वहाँ पर भी जो है पहली बार फुनान किंगडम चल करके आया। ठीक है। और आगे चल करके जब कंबोडियन हिस्ट्री को पढ़ेंगे आप तो समझ में आएगा कि अभी का जो कंबोडिया है वही इलाका मूल तौर पे फ्यूनान किंगडम के अधीन हुआ करता था, और श्री विजय का, ठीक है, सुमात्रा द्वीप का जो इलाका है वहाँ पर हमें इंडियन इन्फ्लुएंस देखने को मिलते हैं। उसके अलावा इसी पीरियड में साउथ ईस्ट एशिया में राइटिंग सिस्टम के बारे में भी जानकारी मिलती है, जिसके ऊपर भी जो है इंडियन इन्फ्लुएंस हमें देखने को मिलता है पल्लव स्क्रिप्ट का मूल तौर पे। और ये लोकल स्क्रिप्ट यहाँ पे जो लिखे जा रहे हैं खमेर और जैवनीज, यह दो तरह के स्क्रिप्ट हैं जो इस समय यहाँ पर प्रयोग में हैं। खमेर जो है रिजिम, आगे चल कर के आप कंबोडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे तो बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है उसका, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। डेटा की बात करें इसमें तो देखिए फुनान किंगडम जो है वो उसका कैपिटल उस समय ओशो हुआ कर रहा है, और वो 1st सेंचुरी से लेकर के 6th सेंचुरी एडी तक जो है इस इलाके में, किस इलाके में, पूरे साउथ ईस्ट एशिया में एक ट्रेडिंग हब के तौर पे, व्यापारिक केंद्र के तौर पे स्थापित होता है। ठीक है। फुनान किंगडम की राजधानी ओशो। तीसरे फेज की बात करें यदि हम लोग तो तीसरा जो फेज है वह है क्लासिकल एरा का फेज और राइज ऑफ एम्पायर्स का फेज। यह
600 एडी से लेकर के 1300 एडी तक चलता है। इसमें मूल तौर पे वहाँ पर जो 2-3 अंपायर जो बहुत फेमस हुए, उसमें से पहला है श्री विजय अंपायर, जो 7th सेंचुरी से लेके 13th सेंचुरी तक वहाँ पे चला। और श्री विजय जो है वह एक डोमिनेंट मैरीटाइम पावर बन करके आता है। जैसे आप साउथ हिस्ट्री पढ़ोगे इंडिया का, मतलब साउथ इंडियन हिस्ट्री, तो उसमें जो है यदि चोल एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे तो उनका जो मैरीटाइम पावर था वो पूरे इंडियन हिस्ट्री में सबसे अच्छा था। तो उसी तरह से साउथ ईस्ट एशियन हिस्ट्री की बात करें तो पहली बार 7th सेंचुरी से लेकर के 13th सेंचुरी तक श्री विजय अंपायर को इस्टेब्लिश किया जाता है एक बड़े स्तर पे, और वो पूरे इलाके में मैरीटाइम पावर बन करके जो है वह सामने आते हैं। और उन्होंने अपना कंट्रोल अलग अलग व्यापारिक रास्तों पर किया, मलाका के रास्ते, ठीक है, और धीरे धीरे कर करके बुद्धिज़्म का भी प्रचार प्रसार हुआ पूरे साउथ ईस्ट एशिया में। दूसरे नंबर पे, चूँकि फुनान श्री विजय अंपायर का एक अपना अलग इतिहास है, लेकिन हम लोग अभी ब्रीफ एक आउटलाइन कर रहे हैं, इसलिए अभी उसमें हम लोग नहीं जाएंगे। खमेर अंपायर यहाँ पर जो है पूरे हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है, 9th सेंचुरी से लेकर 15th सेंचुरी तक। अब आप देख रहे हो कि इसका मतलब है कि पूरे साउथ ईस्ट एशिया में श्री विजय ही अकेले नहीं है, यानी कॉन्टेम्प्ररी टाइम में, एक ही टाइम में दो अलग अलग डायनेस्टी भी, दो अलग अलग अंपायर वहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो जो खमेर अंपायर है, इसका जो पूरा टाइम पीरियड है उसको अंकोर पीरियड भी कहा जाता है। कई सारे हिस्टोरियन ने उसे कहा, क्यों? क्योंकि इस समय इन्होंने अंकोर को, जो आप अंकोर वाट का मंदिर जानते हो, पूरे दुनिया का जो सबसे बड़ा मंदिर है वहाँ पर, उस अंकोर को ये लोग पहली बार राजधानी बनाते हैं, है ना। आप देख सकते हो, सेंटर्ड इन अंकोर, एंड द खमेर अंपायर बिल्ट मोनूमेंटल स्ट्रक्चर्स लाइक अंकोर वाट। और खमेर अंपायर के ही रिजिम में पहली बार अंकोर वाट टेम्पल का निर्माण किया जाता है, और फिर इसका जो इन्फ्लुएंस है वो आगे चल करके मेन लैंड साउथ ईस्ट एशिया में भी होता है। उसके बाद यहाँ पे स्प्रेड ऑफ बुद्धिज़्म एंड इस्लाम की बात करें, क्योंकि आप देख सकते हो 600 एडी से लेके 1300 एडी की बात कर रहे हैं, तो अब पूरे वर्ल्ड हिस्ट्री में अलग अलग कंट्रीज़ में इस्लाम का भी एक्सपेंशन आपको देखने को मिलेगा। तो अभी तक तो हिंदुज़म और बुद्धिज़्म का इन्फ्लुएंस हमें देखने को मिल रहा था, लेकिन अब जो है यहाँ पर इस्लाम का भी आगमन होता है। कहाँ पर? साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में। चौथे नंबर पे यदि बात करें तो जो चौथा पीरियड है जहाँ से आप कह सकते हो कि साउथ ईस्ट एशियन हिस्ट्री को एक न्यू डायरेक्शन मिला, एक नया उसमें मोड़ आया, कॉलोनियल एनकाउंटर्स एंड यूरोपियन इन्फ्लुएंस का टाइम है 1500 से लेकर के 1800, यानी ये पूरे 300 साल का इतिहास है। ये 3 पैराग्राफ में तो इसको नहीं समझा जा सकता है, लेकिन आप आउटलाइन कर सकते हो अपने दिमाग में। अब यह वही टाइम है, आप याद कीजिए इंडियन हिस्ट्री को, इसी समय जहांगीर के दरबार में भी बहुत सारे अंग्रेज व्यापारी चल कर के आ रहे हैं, टॉमस रो भी चल कर के आ रहे हैं, बहुत सारे लोग चल कर के आए इस समय, और हमारे यहाँ मुगलिया सल्तनत चल रहा है। इसी समय, ठीक इसी समय यूरोपियंस का आगमन जो है वो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में भी होता है। जैसे इंडियन हिस्ट्री में पहली बार पुर्तगाल लाते हैं, डच आते हैं, पहली बार पुर्तगाल आते हैं, पुर्तगाल नहीं मतलब पोर्टुगीज़, पुर्तगाली आते हैं। उसी तरह से साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में भी पहली बार पोर्टुगीज़ ही जाते हैं वहाँ पर, है ना। और वो कब जाते हैं? अर्ली 16th सेंचुरी में, यानी ऑलमोस्ट तभी जब हमारे यहाँ आ रहे हैं। उसके बाद उनके यहाँ ऑर्डर में बात करें तो डच जाते हैं, फिर तीसरे नंबर पे ब्रिटिशर्स हैं, फिर स्पेनिश हैं, और लास्ट में आप देखोगे यूएसए का भी इंटरवेंशन होता है साउथ ईस्ट एशियन हिस्ट्री में। तो ये मूल तौर पे यदि कॉलोनियल पावर की बात करें तो पूरा साउथ ईस्ट एशिया यदि अपनी आज़ादी के लिए आगे आने वाले समय में लड़ेगा तो इन्हीं 4 कॉलोनियल पावर्स के खिलाफ लड़ेगा, 4 या 5 आप मान लीजिए। उसके बाद आप देखेंगे कॉलोनियल कॉन्क्वेस्ट की बात करें तो 18th सेंचुरी से मच ऑफ साउथ ईस्ट एशिया वॉज अंडर यूरोपियन कॉलोनियल कंट्रोल विथ द डच कंट्रोलिंग इंडोनेशिया
यानी इंडोनेशिया को पूरी तरह से डचों ने कंट्रोल किया, स्पेनिश लोगों ने फिलीपींस को कंट्रोल किया और ब्रिटिशर्स ने बर्मा और मलाया को कंट्रोल किया। इस तरह से पूरे साउथ ईस्ट एशिया को कॉलोनियल पावर्स के द्वारा वहाँ पर अपनी मोनोपोली इस्टेब्लिश कर दी गई, या फिर आप कह सकते हो वहाँ पर अपनी सत्ता स्थापित कर दी गई। डेटा की बात करें तो देखिए डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो इंडोनेशिया के एक बड़े हिस्से को अपने अंदर कंट्रोल में रखती थी। कंट्रोल मतलब उसको ऑक्युपाई कर ली थी। वहाँ का इकोनॉमी सिस्टम जो है इनके अधीन हो गया, मिलिट्री सिस्टम, फॉरेन अफेयर्स, ये सारे जो चीज़ें हैं वह किनके अधीन हो गया, डचों के हाथ में चल करके आ गया। और ये लगभग यदि बात करें मिड 17वीं सेंचुरी की तो डचों ने वहाँ पर मोनोपोली इस्टेब्लिश कर लिया। किसके ऊपर? स्पाइस ट्रेड के ऊपर, यानी मसालों का जो व्यापार हो रहा था उसके ऊपर डचों ने एकाधिपत्य स्थापित कर लिया। कब? मिड 17वीं सेंचुरी आते आते। ठीक है। 5वें नंबर पे बात करें तो देखिए अब तो यहाँ पे ये लोग अभी तक आगमन हो रहा है, अराइवल ऑफ कॉलोनियल पावर्स या फिर अराइवल ऑफ यूरोपियंस पावर इन साउथ ईस्ट एशियन रीजन। लेकिन यदि यही जो है अगले स्टेप में जाएंगे हम लोग, तो अब वो लोग अपने एम्पायर को कंसोलिडेट करेंगे और उसको मजबूत करेंगे, सुदृढ़ करेंगे। सॉरी। तो 19वीं सेंचुरी में आप देखोगे कि कंसोलिडेशन ऑफ कॉलोनियल रूल होता है साउथ ईस्ट एशिया में। तो पहले नंबर पे क्या होगा? कंसोलिडेशन के लिए आपको करना है एक्सपेंशन और इकोनॉमिक्स एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, ये दो काम आप कर लीजिए। मतलब आप यदि किसी भी कंट्री के इकोनॉमी को आप अपने कंट्रोल में कर लेते हैं तो धीरे धीरे कर करके वहाँ के जितने भी अफेयर्स हैं, जितने भी मामले हैं, उसको आप कंट्रोल कर सकते हो। ये बहुत मतलब ये टेक्निक जो है सभी जगह काम करता है। तो अब देखिए एक्सपेंशन ऑफ यूरोपियन एम्पायर्स की बात करें तो 19वीं सेंचुरी शॉ द कंसोलिडेशन ऑफ यूरोपियन कॉलोनियल रूल। ब्रिटिशर्स ने जो है कंट्रोल इस्टेब्लिश कर लिया मलाया, सिंगापुर और बर्मा। अब देखिए यहाँ पे एक्सपेंशन हो गया, पहले मलाया तक सीमित था, अब सिंगापुर को भी ले आया, बर्मा को भी अपने कंट्रोल में। और फ्रेंच लोगों ने जो है वियतनाम को, लाओस को और कंबोडिया को, इन 3 कंट्रीज़ को अपने कंट्रोल में लिया। अब देखिए यदि कंबोडिया को या फिर लाओस को या फिर वियतनाम को यदि अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़नी होगी आगे, तो किसके खिलाफ लड़ेगा? फ्रेंच के खिलाफ लड़ेगा, वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ नहीं लड़ेगा। उसी तरह से यदि मलाया को मतलब मलेशिया और सिंगापुर को और बर्मा को अपनी आज़ादी के लिए लड़ना हो तो वो किससे लड़ेगा? वो ब्रिटिशर से लड़ेगा। उसी तरह से जो है फिलीपींस को जिसने कंट्रोल किया वो फिलीपींस उससे लड़ेगा। ठीक है। इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन की बात करें तो द कॉलोनियल पावर्स इस्टैब्लिश प्लांटेशन इकोनॉमीज एक्सप्लॉइटिंग लोकल रिसोर्सेज एंड लेबर फॉर रबर, टीन, शुगर एंड स्पाइसेस। अब देखो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन में इन्होंने कैसे किया, पहले यहाँ पर जिससे जो है अपना जीवन यापन हो सकता था, जो जिस एग्रीकल्चर से, मतलब 2 हिस्सों में बांट के इसको देख सकते हैं। एग्रीकल्चरल क्रॉप्स जिससे हम लोग डायरेक्ट पैसा नहीं कमा सकते हैं, जो हमारे ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है, गेहूँ, चावल, दाल, ये सब यदि उपजाएं तो ये डायरेक्ट हमारे लिए कैश क्रॉप्स नहीं है। लेकिन यदि हम लोग रबर का उत्पादन करते हैं, टीन का उत्पादन करते हैं, शुगर का उत्पादन करते हैं, स्पाइसेस का उत्पादन करते हैं, तो ये सारे के सारे कैश क्रॉप्स हैं। और यही काम जो है यहाँ पर कॉलोनियल पावर आया साउथ ईस्ट एशिया में, तो उन्होंने एग्रीकल्चरल क्रॉप्स को साइड करवा करके इन्होंने कैश क्रॉप्स का कॉन्सेप्ट लाया कि आपको जो है अब नकदी फसल का उत्पादन करना है, और चूंकि इनको बेच करके पैसा कमाना था, और यही वजह है कि यह इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन का एक बड़ा एक माध्यम बन जाता है, और यही एक्सप्लॉयटेशन जो है रेजिस्टेंस में तब्दील होगा। ठीक है। तो तीसरे नंबर पे यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन हो गया, एक्सपेंशन भी हो गया, अब यहाँ पे रेजिस्टेंस होगा। रेजिस्टेंस मतलब अब रेजिस्टेंस कौन करेगा सबसे पहले, इसीलिए पूरे साउथ ईस्ट एशिया में पीजेंट रेजिस्टेंस को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। क्यों?
क्योंकि पीजेंट को ही एग्रीकल्चरल क्रॉप्स से हटा करके कैश क्रॉप्स की तरफ शिफ्ट किया गया था। तो सबसे ज़्यादा डिससेटिस्फैक्शन किसके अंदर उत्पन्न होगा? पीजेंट के अंदर। इसीलिए पीजेंट रेजिस्टेंस सबसे पहले होगा, और पीजेंट रेजिस्टेंस ही जो है आगे चल करके इमर्जेंस ऑफ नेशनलिज्म का कारण बनेगा, और इमर्जेंस ऑफ नेशनलिज्म धीरे धीरे कर करके लोगों को यूनाइट करेगा, और वहाँ पर इंडिपेंडेंस मूवमेंट में वो एक सहायक भूमिका में आएगा, या फिर आप कह सकते हो क्रूशियल रोल प्ले करेगा। तो आप देखो यहीं से सारी चीज़ें कोरिलेटेड है। तो अब जो दौर आ रहा है वो रेजिस्टेंस मूवमेंट का दौर आ रहा है, और नेशनलिस्ट मूवमेंट यानी रेजिस्टेंस होगा, और यहीं से इमर्जेंस ऑफ नेशनलिज्म होगा, और नेशनलिस्ट मूवमेंट भी, राष्ट्रवादी आंदोलन भी यहाँ पर चलने लगेंगे। 1990 तक की यदि बात करें, 1900 तक, 1900 तक यदि बात करें, तो डचों ने 90% इंडोनेशियन आर्कपिलागो का मतलब होता है कई सारे द्वीपों का समूह, लगभग 90% द्वीपों को उन्होंने कंट्रोल कर लिया था, इंडोनेशियन द्वीपों का। ऐसे इंडोनेशिया कई सारे द्वीपों का समूह है, उसमें से भी उन्होंने 90% पे अपना कंट्रोल कर लिया। और ये यही वजह है कि ये लोग जो है यहाँ पर कंट्रोल करते थे, और इंडिया से अभी का जो बांग्लादेश है, अभी का जो पाकिस्तान है, नेपाल, भूटान है, यहाँ से जो है लोग, मूल तौर पे आप इंडिया से कह सकते हैं, यहाँ से जो है ये लोग सस्ते लेबर उठा करके लेकर के जाते थे। अब यहाँ पे ब्रिटिशर सत्ता में थे, तो ब्रिटिशर्स यहाँ से सस्ते में क्या करते थे, लेबर उठाए, और लेबर लेकर के कहाँ चले गए, मलाया, सिंगापुर, बर्मा में, और उनसे जो है कोरबी लेबर सिस्टम के तहत बेगारी वाला लेबर होता है, बेगार की तरह उनको वहाँ ट्रीट करते थे, और उनसे वहाँ काम करवाया जाता था। धीरे धीरे करके वो वहाँ शिफ्ट भी कर गए, तो वहाँ का डेमोग्राफी भी जो है उससे प्रभावित हुआ है। वो आगे की क्लास में हम लोग उसको समझेंगे। फिलहाल छठे नंबर पे आते हैं। 20वीं सेंचुरी का फेज आ गया है, अब नेशनलिज्म और इंडिपेंडेंस मूवमेंट का फेज है। तो पूरे 1900 से 1945 के बीच का जो इतिहास है, यदि इंडियन हिस्ट्री में भी देखेंगे तो कमोवेश हम लोग मान सकते हैं, लोग मानते हैं 1857 को लैंडमार्क हिस्ट्री में, और वहीं से जो है हम लोग शुरू करते हैं लड़ने के लिए। मतलब लड़ तो रहे थे पहले से ही, बट 1857 को लोग एक जो है एक महत्वपूर्ण घटना मानते हैं। लेकिन यदि आप और इसमें आगे बढ़ेंगे तो मेरा ख्याल है कि 1885 में जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बना, तो एक नेशनल लेवल की बॉडी बनी पहली बार, और लोग जो है इससे जुड़ना शुरू किए, और इनका जो इश्यूज भी था वो सेंट्रल इश्यूज़ और नेशनल इश्यूज़ को लेकर के इन्होंने नेशनल इश्यूज़ को एड्रेस करना शुरू किया। तो कमोबेश 1900 के आसपास ही इंडिया में भी आज़ादी के लिए एक संगठित तौर पे, ऑर्गेनाइज्ड वे में लड़ाई शुरू होती है, और ठीक इसी समय साउथ ईस्ट एशियन हिस्ट्री में भी ऑर्गेनाइज्ड वे में इंडिपेंडेंस मूवमेंट की शुरुआत होती है। अब यही फेज है राइज ऑफ नेशनलिज्म की बात यहाँ पर विपिन चंद्रा ठीक इसी समय कर रहे हैं, और यही फेज है जब साउथ ईस्ट एशिया में भी राइज ऑफ नेशनलिज्म का फेज आ रहा है, जिसके पीछे कई सारे कारण थे। पहला कारण तो पीजेंट रेजिस्टेंस का कारण है, हमने पहले ही बताया आपको। दूसरा, इमरजेंस ऑफ नेशनलिज्म में पीजेंट रेजिस्टेंस की भूमिका होगी। नेशनलिस्टिक आइडियाज़ वाले लोगों का आना, नेशनलिस्टिक संगठन का बनना, और ग्लोबल एंटी कॉलोनियल सेंटीमेंट। इसी समय आप देखोगे कि इनसे जो आसपास के कंट्रीज़ हैं वहाँ पर कहीं ना कहीं कॉलोनियल पावर्स के खिलाफ एक एंटी फोर्स काम कर रहा है। भारत ले लें, चाइना ले लें, ये सारे कंट्रीज़ में, आसपास के जितने कंट्रीज़ हैं वहाँ पे एंटी कॉलोनियल एक इन्वायरमेंट तैयार हुआ है, और एंटी कॉलोनियल सेंटीमेंट यहीं से चल करके साउथ ईस्ट एशिया की तरफ भी बढ़ेगा। तो एंटी कॉलोनियल सेंटीमेंट भी इंडिपेंडेंस मूवमेंट में या फिर इमर्जेंस ऑफ नेशनलिज्म इन साउथ ईस्ट एशिया में एक रोल प्ले करता है। उसके अलावा लोकल डिससेटिस्फैक्शन विथ कॉलोनियल रूल, ये तो बहुत कॉमन पॉइंट है, इसमें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा जापानीज ऑक्यूपेशन भी है। आप देखोगे कि 1945 में जापान ने एशिया फॉर एशियन बोल करके इन्होंने एशियन कंट्रीज़ को ही अपने कंट्रोल में कर लिया।
आप देखोगे वियतनाम पे इन्होंने आक्रमण किया, लाओस को, कंबोडिया को, ये सब को कंट्रोल में कर लिया था इन्होंने। और कंबोडिया में तो इन्होंने प्रॉपर मार्च 1945 से लेकर के अक्टूबर 1945 तक अपनी सरकार भी चलाई। जबकि कंबोडिया में पहले से फ्रेंच मौजूद थे, तो फिर वहाँ पे फ्रेंच थोड़ा साइड होते हैं। और वही टाइम है जब सिहनॉक का भी पीरियड चल रहा है, तो सिहनॉक भी साइड होता है। लेकिन जापान के ही डर से वो उसी समय स्वतंत्रता भी घोषित करता है। तो वो एक अलग, मतलब एक अलग इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है, वो हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल आप ये समझिए कि जापानीज ऑक्यूपेशन भी जो है वो ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड ये हो गया, और ये भी साउथ ईस्ट एशिया में इंडिपेंडेंस मूवमेंट को आगे बढ़ाने में जो है एक तात्कालिक कारण बन करके उभरा। पोस्ट वॉर इंडिपेंडेंस की बात करें तो देखिए वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद यहाँ पर इंडिपेंडेंस मिलने की शुरुआत हुई। जैसे फिलीपींस 1946 में आज़ाद हुआ, इंडोनेशिया 1949 में आज़ाद हुआ, बर्मा 1948 में, वियतनाम फ्रांस से आज़ाद हुआ आफ्टर फर्स्ट इंडो चाइना वॉर इन 1954। अब फर्स्ट इंडो चाइना वॉर कब हुआ, कैसे हुआ, वियतनाम को आज़ादी कैसे मिली है, जब हम लोग हिस्ट्री ऑफ वियतनाम पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग समझेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। यदि डेटा की बात करें तो देखिए इसमें इंडोनेशियन नेशनल रिवॉल्यूशन चला 1945 से लेकर के 49 तक, और यही कारण है कि इंडोनेशिया को आज़ादी मिली 49 में। और ठीक इसी समय साथियों हम लोग भी आज़ाद हो रहे हैं 1947 में। इसी समय पाकिस्तान भी आज़ाद हो रहा है। और यहाँ पर जो इंडिपेंडेंस मिल रहा है इंडोनेशिया का, लगभग 45,000 से लेकर के 1 लाख के आसपास लोग मारे गए। तो बहुत कम डेटा है साथियों। अभी साउथ ईस्ट एशिया का हिस्ट्री इतना रक्त रंजित है, आप देखेंगे इतने सारे लोग मारे गए हैं सिविल वॉर में, जेनोसाइड हुआ, बहुत तरह की घटनाएं हैं। 7वें नंबर पे बात करें 7वें फेज की, तो वह कोल्ड वॉर एरा का फेज है और रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स का फेज है। ये 1945 से लेकर के 1990 या 91, जब तक सोवियत रशिया का विघटन नहीं होता है तब तक यह चलता है। तो वियतनामीज वॉर चलता है 1955 से 75 तक। आप देखेंगे कि 1955 में जो है वह यूएसए का डायरेक्ट एंट्री हो जाता है वियतनाम के इतिहास में, और वो जो 20 साल लड़ाई चलती है यूएसए के खिलाफ वो हम लोग पढ़ सकते हैं। उसके अलावा वियतनाम के हिस्ट्री में उनकी आज़ादी में हो ची मिन्ह का क्या कंट्रीब्यूशन है। वियतनाम जो 2 हिस्सों में बटा हुआ था, नॉर्थ वियतनाम, साउथ वियतनाम, तो नॉर्थ को जो सोवियत यूनियन सपोर्ट कर रहा था और चाइना, और साउथ वियतनाम को उस समय यूनाइटेड स्टेट सपोर्ट कर रहा है। तो कैसे इन दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस थे, कैसे एक किया गया, कैसे हो ची मिन्ह ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया, वह इसमें आप पढ़ सकते हो। उसके बाद एशियन का फॉर्मेशन हुआ, एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशन 1967 में, रीजनल स्टेबिलिटी के लिए, इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए एंड इन्फ्लुएंस ऑफ कम्युनिज्म को रोकने के लिए। उसके बाद फिर देखेंगे कैसे 1975 में जो है आप देखेंगे फिर से वियतनाम पर जो है कम्युनिस्ट उसको कंट्रोल में ले आते हैं, और ख़ास करके वियतनाम ही नहीं, वियतनाम, लाओस और कंबोडिया, इन तीनों को जो है कम्युनिस्ट पावर, जो सोवियत रशिया का जो फोर्स है वह कंट्रोल में लाता है। लेकिन इसमें भी आपको वेरिएशंस देखने को मिलेंगे। जैसे कंबोडिया में जो पोल पॉट हुआ या फिर सिहनॉक हुआ, वो पोल पॉट जो है माओ जेदांग जो कम्युनिस्ट हुए, जो जिनके मानने वाले लोगों को माओइस्ट कहा जाता है, जिन्होंने चाइना में जो कल्चरल रिवॉल्यूशन लाया है, तो वो जो उनका जो कम्युनिज़्म है उसको पोल पॉट ने जो है कंबोडिया में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की, और वो आगे चल करके उस समय बहुत सारे जेनोसाइड वगैरह भी होते हैं 1968 से लेकर के 70s का यदि पीरियड को माने तो ऑलमोस्ट इस समय। उसके बाद जो है वियतनामीज वॉर में बहुत ज़्यादा लॉस होता है, 3 लाख से ज़्यादा लोग इसमें मारे जाते हैं। ये तो सरकारी डेटा है, आप अंदाज़ा लगाइए कितने लोग मारे गए होंगे। यूएसए ऊपर से डायरेक्ट बमबाजी करता था। 8वें नंबर पे बात करें तो पोस्ट कोल्ड वार डेवलपमेंट्स का पीरियड है और इकोनॉमिक ग्रोथ का पीरियड है 1990 से लेकर के 2000 का पीरियड। अब सोवियत रशिया का विघटन हो गया है। अब ये पीरियड है जब साउथ ईस्ट एशिया में कुछ कंट्रीज़ जो हैं वो इकोनॉमिक सेंटर के तौर पे पूरे तरह से बूम कर जाते हैं। जैसे सिंगापुर आज के दौर में देखिए, मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया भी, यहाँ पे रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ होता है 1980s और 1990s के डिकेड में, और इन सभी को नाम भी दिया जाता है एशियन टाइगर्स।
और इसी समय कई सारे पॉलिटिकल रिफॉर्म्स भी होते हैं, खास करके इंडोनेशिया में जब सुकर्णो चल करके आता है, तो सुकर्णो के टाइम में तो हुआ ही, उसके बाद भी जो है कई तरह के रिफॉर्म्स हुए, डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स खास करके, और जो सिविल लिबर्टीज़ थी वहाँ के लोगों की जो आज़ादी थी वो, और उसमें एक्सपेंशन हुआ, उनके अधिकार बढ़ाए गए, ये सारी चीज़ें हुई। और 1997 तक आप देखेंगे तो कंबाइंड जीडीपी ऑफ एशियन मेंबर जो है वो लगभग 1 ट्रिलियन तक पहुंच गया। सिंगापुर और मलेशिया उस समय लीडिंग इकोनॉमिक पावर बन गए। तो ये पीरियड एक इकोनॉमिक ग्रोथ का भी पीरियड है साउथ ईस्ट एशिया के हिस्ट्री में। तो एक ब्रीफ आउटलाइन था, यदि आपको साउथ ईस्ट एशिया का हिस्ट्री पढ़ना हो तो आप ऐसे कर करके इस ऑर्डर में आप पढ़ सकते हो। अब इसी में आगे हम लोग बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ वियतनाम का या कंबोडिया वगैरह का, तो आप बने रहिएगा। ये वर्ल्ड हिस्ट्री का सेक्शन है, देखते हैं कब तक चलता है। यदि आपको किताब पढ़ना हो इससे रिलेटेड तो रेफरेंस के तौर पे आप चार्ल्स हिगम की किताब है अर्ली कल्चर्स ऑफ मेनलैंड साउथ ईस्ट एशिया पढ़ सकते हैं। जॉर्ज कोड की किताब है इंडियनाइज्ड स्टेट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। ए अलेक्जेंडर रेड की किताब है, ये आप देख सकते हो। डीपी सैंडलर की किताब है हिस्ट्री ऑफ कंबोडिया, इन्होंने लिखा है। ए आचार्य की किताब है मेकिंग ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। उसके अलावा और भी रेफरेंसेस हैं जो आप पढ़ सकते हैं। एन टार्लिंग की किताब है द कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, वॉल्यूम नंबर 1 में इन्होंने लिखा है। MC रिक्लेफ्स हैं, इन्होंने मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडोनेशिया पे लिखा है। एम ऑब्सोंड है साउथ ईस्ट एशिया पे इन्होंने लिखा है एन इंट्रोडक्टरी हिस्ट्री, आप पढ़ सकते हो। PY मैंगविन एंड ए मनी और G वेड, इन तीनों ने मिलकर के ये किताब लिखी है अर्ली इंटरैक्शन बिटवीन साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया, रिफ्लेक्शंस ऑन क्रॉस कल्चरल चेंजेज। आप इस किताब को भी पढ़ सकते हैं रेफरेंस के तौर पे। ये किताबों का हमने प्रयोग किया इस PPT को बनाने के लिए। और यदि आपको कहीं पे कोई कन्फ्यूज़न होता है, कोई सवाल है, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अभी तक आपने इस वीडियो को ध्यानपूर्वक हमें सुना, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।